जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक से एक फोन बजता है। दूसरी तरफ एक घबराई हुई महिला की आवाज है। वो कहती है कि उसके पति का सड़क एक्सीडेंट हो गया है और बहुत खून बह रहा है। जाहिर है ऐसी स्थिति में पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। बिल्कुल। पुलिस भागती हुई उस पते पे पहुंचती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पता है क्या होता है? क्या? वहां कोई सड़क नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं होती। और कोई एक्सीडेंट भी नहीं। एकदम सही। बल्कि घर के अंदर एक बंद कमरे में एक 25 साल के युवक की लाश मिलती है। बाप रे। और उसके सिर और पैर में गोलियों के निशान होते हैं। मतलब एक सड़क हादसे की वो पूरी कहानी महज 5 मिनट में ही धरी धरी रह जाती है। बिल्कुल, और यहीं से सारा शक शुरू होता है। हाँ, तो सवाल यह है कि दिन के उजाले में अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर हुई हत्या को कोई सड़क हादसा क्यों बताएगा? यही तो इस मामले की सबसे बड़ी पहेली है। पटना के बिहेटा स्थित मेहमदपुर गांव में हुई अनुरोध कुमार यादव की यह हत्या महज एक क्राइम न्यूज नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक शांत सोमवार की दोपहर एक खौफनाक थ्रिलर में बदल गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस घटना की शुरुआत ही एक ऐसे विरोधाभास से होती है जो किसी भी जांच अधिकारी का दिमाग घुमा दे। हाँ, क्योंकि जब हम सुरक्षित माने जाने वाले अपने ही घर में मारे जाते हैं तो एक बुनियादी विश्वास टूट जाता है ना। बिल्कुल, और उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उस घर के अंदर मौजूद लोग ही सबूतों के बिल्कुल उलट कहानी घड़ने लगे। विज्ञान और खून के धब्बे तो कभी झूठ बोलते नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस घर के इतिहास को थोड़ा खंगालना होगा। तो अनुरोध के बारे में क्या जानकारी है? तो देखिए, अनुरोध कुमार यादव महज 25 साल का था, 3 भाइयों में सबसे बड़ा। और अगर इस परिवार के पिछले कुछ सालों को देखें तो एक अजीब सी उदासी नजर आती है। उदासी? किस तरह की? करीब 10 साल पहले ही एक हादसे में इन तीनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया था। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और अनुरोध की शादी को अभी महज 2 साल ही हुए थे। ये एक ऐसा परिवार था जो शायद पिता की मौत के उस सदमे से धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा था। अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक घर जो 10 साल पहले आए तूफान से बचकर मरम्मत करवा रहा हो, उस पे अचानक बिना किसी चेतावनी के फिर से बिजली गिर जाए। एकदम दिन के उजाले में अपराधी घर में घुसते हैं और 2 गोलियां दाग देते हैं। और गोलियां भी कहाँ, एक सीधे सिर में और दूसरी पैर में। हाँ, और जरा इस तरीके पर गौर करते हैं। सिर में गोली मारना तो समझ आता है कि जान लेने का पक्का इरादा था, लेकिन पैर में गोली? ये एक दिलचस्प सवाल है। मैं यही सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ डराने के लिए था या एक पक्के इरादे से की गई हत्या थी जिसमें भागने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। देखिए, ये एक बहुत ही जटिल पहलू है। अगर हम बंद कमरे में हुई हिंसा को समझें, जिसे हम क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो घर के अंदर घुसकर इस तरह से हमला करना कई बातों का खुलासा करता है। पहली बात तो ये कि दिन दहाड़े किसी के घर में घुसने का मतलब है कि हमलावरों ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। उन्हें डर नहीं था, या फिर वे उस जगह और परिवार की दिनचर्या से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें पता होगा कि अनुरोध उस समय कहाँ मिलेगा। और जहां तक पैर और सिर में गोली मारने का सवाल है, सिर का निशाना तो साफ तौर पर एक एग्जीक्यूशन स्टाइल हत्या दिखाता है। वो सिर्फ डराने नहीं आए थे। लेकिन 1 मिनट रुकिए, अगर कोई आपके बेडरूम या लिविंग रूम में हथियार लेकर आ गया है तो भागने की गुंजाइश ही कहाँ बचती है? सही कह रहे हैं। ऐसा ही लगता कि पैर में गोली मारना महज रोकने के लिए नहीं, बल्कि शायद तड़पाने या कोई पुरानी रंजिश निकालने का तरीका था, या फिर हाथापाई में निशाना चुक गया हो। यही वो जगह है जहां फोरेंसिक विज्ञान बहुत अहम हो जाता है। जब किसी को घर के अंदर गोली मारी जाती है तो स्थिति बहुत तेजी से बदलती है। एक संघर्ष होता है। हाँ, हो सकता है कि पहली गोली पैर में लगी हो जब अनुरुद्ध ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। इसे फोरेंसिक की भाषा में डिफेंसिव वूंड या बचाव का घाव भी कह सकते हैं। तो जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है तो गोलियां बेतरतीब दिशा में लग सकती हैं। बिल्कुल। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी गोली पहले चली। लेकिन एक बात तय है। क्या? हमलावर ये सुनिश्चित करके आए थे कि वे अपना काम पूरा किए बिना वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये कोई मामूली चोरी चकारी का मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं। दिन के समय ऐसा दुस्साहस अक्सर किसी गहरी व्यक्तिगत दुश्मनी या सुपारी देकर करवाई गई हत्या की तरफ इशारा करता है।
यह कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरी घटना में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वो है घटना के तुरंत बाद का वो फोन कॉल। पत्नी वाला कॉल। हाँ, अनुरोध की पत्नी नीशू देवी पुलिस को फोन करती है। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान चीखते हुए कहेगा ना कि घर में कोई घुस आया है, गोलियां चल रही हैं। जाहिर सी बात है, पैनिक तो होगा ही। लेकिन वो पुलिस को एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। वो कहती है कि ये एक सड़क हादसा है और वो अपने पति को अस्पताल ले जा रही है। हाँ, अब जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घर खून से सना है। स्थिति साफ चीख चीख कर कह रही है कि ये हत्या है। इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जब क्राइम सीन पर चश्मदीदों के शुरुआती बयान भौतिक सबूतों से नहीं मिलते हैं, तो जांच की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा जिसे पुलिस मौके पर पहुंचते ही महज 5 मिनट में पकड़ लेगी? यही तो। क्या ये डर की वजह से उठाया गया कदम था, या किसी बहुत ही खराब तरीके से बुनी गई साजिश का हिस्सा? देखिए, इस झूठ के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी और फोरेंसिक विज्ञान दोनों को एक साथ देखना होगा। वो कैसे? जब कोई भयंकर हिंसक घटना घटती है तो इंसान का दिमाग कभी-कभी उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसे हम सदमा या डिनायल कहते हैं। बिल्कुल, वास्तविकता से इनकार करना। लेकिन एक सड़क दुर्घटना की पूरी झूठी कहानी गढ़ना डिनायल से कहीं आगे की बात है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे जांच की भाषा में स्टेजिंग कहते हैं। मतलब क्राइम सीन को किसी और घटना का रूप देने की कोशिश करना। लेकिन आनन फानन में की गई स्टेजिंग तो हमेशा पकड़ी जाती है ना? एकदम सही। और फोरेंसिक विज्ञान के सामने तो ये तुरंत घुटने टेक देती है। तो फोरेंसिक टीम उस झूठ को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेती है? मेरा मतलब है, खून तो दोनों ही स्थितियों में बहता है ना, चाहे एक्सीडेंट हो या गोली लगी हो। यहीं पर खून के छींटों का विज्ञान काम आता है, जिसे हम ब्लड स्पैटर एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को गोली लगती है तो गोली की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो खून को एक बहुत ही बारीक धुंध में बदल देती है। जैसे किसी स्प्रे बॉटल से पानी निकलता है। बिल्कुल वैसे ही। इसे हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट स्पैटर कहते हैं। ये बारीक छींटे दीवारों पर एक खास पैटर्न में चिपक जाते हैं, जिससे गोली चलने की दिशा और एंगल का पता चल जाता है। हाँ, इसके विपरीत जब कोई सड़क हादसा होता है तो खून बहता है या उसके बड़े बड़े छींटे गिरते हैं, जिसे लो वेलोसिटी स्पैटर कहते होंगे। बिल्कुल। तो पुलिस जब कमरे में घुसी होगी तो दीवारों पर खून का वो धुंध वाला पैटर्न देखकर सेकंडों में समझ गई होगी कि ये सड़क हादसा नहीं है। कमाल है। मतलब पत्नी का ये बयान, जो सबूतों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, तुरंत उसे शक के घेरे में ला देता है। हाँ, और ये इस बात का संकेत है कि शायद वो किसी को बचा रही थी या घर के अंदर की सच्चाई छुपाना चाहती थी। और पता है, यही शक तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि उस घर के अंदर मौजूद बाकी लोगों की बातें भी आपस में नहीं मिल रही हैं। मतलब परिवार के सदस्य अलग-अलग बयान दे रहे थे। बिल्कुल। परिवार के अन्य सदस्य कुछ और कह रहे हैं, पत्नी की कहानी अलग है। बयानों का ये भारी विरोधाभास है। इसी वजह से पुलिस अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा होगा कि ये मामला किसी गहरे पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है। हाँ, एक तरफ बाहरी हमलावरों का शक है और दूसरी तरफ घर के ही लोग एक दूसरे से अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हाँ, ये तो काफी उलझा हुआ लग रहा है। ये बिल्कुल एक ऐसी पजल की तरह है जिसके टुकड़े अलग अलग बॉक्स से लिए गए। क्या असली दुश्मन बाहर से आया था या वो घर के अंदर ही मौजूद था? उनको सुलझाने के लिए दानापुर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है। तो जब घर के लोग ही अलग अलग धुन गा रहे हों, तो ये एसआईटी असली सच तक कैसे पहुंचती है? देखिए, जब परिवार के सदस्य बार-बार बयान बदलते हैं तो एसआईटी का पहला काम होता है इंसानी आवाजों को एक किनारे रखकर मूक गवाहों पर फोकस करना। मूक गवाह यानी साइंटिफिक एविडेंस। हाँ, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकते हैं किसी को बचाने के लिए, लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। तो इस मामले में सबसे बड़ा मूक गवाह क्या होगा? सबसे बड़ा गवाह होगा गन शॉट रेजिड्यू यानी जीएसआर। ये बारूद के कण होते हैं ना? बिल्कुल। जब बंदूक चलती है तो उसमें से बारूद और रसायनों के बहुत सूक्ष्म कण बाहर निकलते हैं जो गोली चलाने वाले के हाथों और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। तो अगर किसी ने खून धो भी लिया हो तब भी ये कण रह जाते हैं? हाँ, आप खून आसानी से धो सकते हैं, लेकिन जीएसआर के कणों को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि अगर घर के अंदर के किसी व्यक्ति ने गोली चलाई होगी तो उसके कपड़ों या हाथों पर वो बारूद के कण मिल जाएंगे? 100%। फोरेंसिक टीम घर में मौजूद सभी लोगों के हाथों और कपड़ों की जांच करेगी।
और इसके अलावा पुलिस और क्या-क्या देखती है? कॉल डेटा रिकॉर्ड्स बहुत अहम होते हैं। घटना के ठीक पहले और बाद में किस किस से बात हुई, ये सब एक टाइमलाइन तैयार करेगा। और सीसीटीवी फुटेज भी तो होगा? बिल्कुल। भले ही घर के अंदर कैमरा ना हो, लेकिन बाहर रास्तों पर लगे कैमरे तो बता ही देंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया था या नहीं। और अगर कैमरे में कोई बाहरी संदिग्ध नहीं दिखा तो जांच की सुई पूरी तरह से घर के अंदर की तरफ घूम जाएगी। एसआईटी इन्हीं वैज्ञानिक सबूतों से सच बाहर निकालेगी। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ही पेचीदा मामला है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इसी घर तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या हुआ? जब घर अंदर इतने गहरे राज छिपाए जा रहे हों, तो शायद पूरे महमदपुर गांव के माहौल में ही कुछ गड़बड़ थी। क्योंकि जिस दिन अनुरुद्ध की हत्या हुई, ठीक उसी दिन उसी गांव के एक दूसरे कोने में एक और हिंसक घटना घटी। एक ही दिन में दूसरी घटना? हाँ, पैसों के विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने ही जीजा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। उफ, क्या इसका अनुरुद्ध की हत्या से कोई लेना देना था? पुलिस ने तुरंत स्पष्ट कर दिया है कि इस दूसरी घटना में कोई गोली नहीं चली है और इसका अनुरुद्ध की हत्या से कोई सीधा कनेक्शन भी नहीं है। अच्छा, तो दोनों अलग अलग मामले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जरा सोचिए, सुनने वालों के लिए कल्पना करना भी डरावना है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि एक ही गांव में एक ही दिन में दो परिवारों के अंदर खूनी संघर्ष होता है। ये सोचने वाली बात है। उस गांव का माहौल उस दिन कैसा रहा होगा? डर के मारे लोगों का क्या हाल होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो भले ही पुलिस ने कहा हो कि दोनों का तरीका अलग था, एक में गोली और एक में हथियार, है ना? रेट। लेकिन ऐसी घटनाएं एक ही दिन में होना यह दिखाता है कि आपसी विवाद और आर्थिक तनाव किस तरह हिंसक रूप ले रहे हैं। मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। महमदपुर अब सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं रहा, बल्कि एक केस स्टडी बन गया है कि कैसे सामाजिक ताना-बाना बिखरता है। इसे एक तरह का प्रेशर कुकर सिचुएशन कह सकते हैं। एग्जैक्टली, सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब आर्थिक तंगी या पुरानी रंजिशें लंबे समय तक अनसुलझी रहती हैं, तो लोगों की सहनशीलता खत्म हो जाती है। और फिर छोटी सी बात पर भी खून खराबा हो जाता है। हाँ, एक तरफ गोलियों की गूंज और दूसरी तरफ धारदार हथियार से हमला। ये दिखाता है कि वहां विवादों को बातचीत से सुलझाने का जो तरीका था, वो टूट चुका है और उसकी जगह सीधी हिंसा ने ले ली है। उस दिन गांव में पुलिस के सायरन, एम्बुलेंस की आवाजें और हर गली में जो खौफ पसर गया होगा, वो लोगों के दिमाग से जल्दी नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे एक 25 साल के युवक अनुरुद्ध की उसके ही घर में रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी जाती है, और कैसे उसकी पत्नी एक सड़क हादसे का अजीबोगरीब झूठ बोलती है जो टिक नहीं पाता। हाँ, और फिर परिवार के विरोधाभासी बयान और उसी दिन गांव में हुई वो दूसरी हिंसक घटना, इन सब ने मिलकर इस केस को बहुत उलझा दिया है। अब इन सभी सवालों के जवाब कि असली दुश्मन कौन था, बयान क्यों बदले गए, ये सब केवल पुलिस की जांच और वक्त ही दे पाएंगे। सही कहा। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ही अब इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। वो क्या? देखिए, हमेशा माना जाता है कि घर की चारदीवारी हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है ना? बिल्कुल, हम सब यही मानते हैं। लेकिन जब घर के अंदर ही एक खौफनाक वारदात हो जाए और अपनों के ही बयान शक के घेरे में आ जाएं, तो क्या होता है जब सबसे बड़ा रहस्य उस घर के दरवाजे के पीछे ही दफन हो? बहुत ही डरावना विचार है ये। क्या सच्चाई कभी उन मजबूत दीवारों से बाहर आ पाएगी, या वो राज हमेशा के लिए उसी बंद कमरे में कैद रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के खत्म होने के बाद भी लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा।